नमस्कार दोस्तों। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 पाठ 10 औद्योगिक क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 10 में सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। विश्व के देशों में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का इस प्रकार 3 उत्पादक क्षेत्रों का समन्वय देखने को मिलता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कई देशों में कृषि मुख्य व्यवसाय होने के बावजूद भी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये कृषि क्षेत्र हैं, इनके देश में खेती ज़्यादा होती है और फिर भी ये विकसित देशों में इनका समावेश होता है। औद्योगिक क्षेत्र का महत्व देखेंगे। देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने, अर्थतंत्र के आंतरिक साधनों का महत्तम उपयोग करने के लिए, लोगों की आय में तेजी से वृद्धि करने, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए औद्योगिकरण अनिवार्य है। उद्योग होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आय मिलेगी और उनका खर्च पूरा होगा, जिससे क्या होगा, उनका विकास देखने को मिलेगा, जीवन स्तर ऊंचा देखने को मिलेगा, जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है। अब इस औद्योगिक क्षेत्र के महत्व में हम देखेंगे। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में योगदान। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व मतलब पहले कृषि क्षेत्र का अर्थतंत्र पर गहरा प्रभाव था। अर्थतंत्र के आयोजित प्रयासों के फलस्वरूप उद्योगों ने राष्ट्रीय आय में अपने हिस्से में बढ़ोतरी की, जैसे कि 1951 में राष्ट्रीय आय का 16.6% हिस्सा, 13-14 में 27% हिस्सा देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से। दूसरा पॉइंट है रोजगार। भारत अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। श्रम की पूर्ति पूर्ण रूप से रोजगार की दृष्टि से उत्पादक कार्य में समावेश नहीं किया जा सकता, सभी को रोजगार नहीं मिल सकता। वर्ष 1951 में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण 10.6% देखने को मिला। 11-12 में यह प्रमाण बढ़कर 24.3% हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण बढ़ते चला जा रहा है। तीसरा पॉइंट है निर्यात आय। कृषि क्षेत्र की तरह ही औद्योगिक क्षेत्र भी अपना उत्पादन बढ़ाकर अर्थतंत्र में बचत योग्य शेष की निर्यात करके विदेशी पूंजी की आय का सर्जन करता है। यहाँ पर 2013-14 में भारत की कुल निर्यात का जो हिस्सा है 2/3 भाग औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा देखने को मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है 2/3% निर्यात किया जाता है। चौथा पॉइंट है अर्थतंत्र का संतुलित विकास। औद्योगिक क्षेत्र संतुलित आर्थिक विकास एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए उपयोगी है। देश का विकास होने से लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए मांग का सर्जन होता है। कोई भी चीज़ का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय मिलेगी और उनको वेतन मिलेगा। वेतन से क्या होगा, वह वस्तु की मांग करेंगे। आय बढ़ने से बचत रूपी भाग होता है और बचत करके वह अपने वैभवी जीवन को, जो उनकी मौज शौक की चीज़ वस्तुएं हैं, उसकी खरीदी वो कर पाते हैं। क्योंकि जब उत्पादन होगा तो ही विक्रय होगा और जब उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा और आय मिलेगी और उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अगला पॉइंट है कृषि का आधुनिकीकरण। पांचवा पॉइंट है कृषि क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास और जमीन तथा श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अनिवार्य है। औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध नई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल, जंतुनाशक दवाइयों के छांटने के पंप, रासायनिक खाद इत्यादि का उपयोग किया जाता है और वहाँ से बनाए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग होता है और इन आधुनिक यंत्रों के उपयोग से ही कृषि का उत्पादन बढ़ा हुआ देखने को मिल पाया है। अगर ये आधुनिक यंत्र ना होते तो कृषि में उत्पादकता नहीं बढ़ती। अगला पॉइंट है छठा, अर्थतंत्र का मजबूत ढांचा। अर्थतंत्र के मजबूत ढांचे का सर्जन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र अनिवार्य है। औद्योगिक क्षेत्र में लोहा, सीमेंट वस्तु के बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। सिंचाई के लिए बांध, सड़क, पुल जैसी योजनाओं में ये सारे साधन उपयोगी होते हैं और इनके उपयोग से यातायात के साधन बस, ट्रक, रेलवे, विमान, कार, बाइक इत्यादि उपलब्ध करवाकर अर्थतंत्र को मजबूत बनाया जाता है, ताकि उनकी मजबूती से अब उसमें संरक्षण से जो जुड़े हुए साधन हैं, बंदूक है, गोला बारूद, टैंक इत्यादि
का भी औद्योगिक क्षेत्र से ही बनाकर अर्थतंत्र में उसका समावेश किया जाता है। अगला पॉइंट है 7वां, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। औद्योगिकरण में से नई औद्योगिक संस्कृति का सर्जन होता है और जिसमें अनुशासन, परिश्रम, प्रतिस्पर्धा, समूह प्रवृत्ति, अनिर्भरता, सहयोग, आपसी समझ, नव संशोधन वृत्ति, संस्था की क्षमता जैसे गुणों का विकास देखने को मिलता है और इन गुणों के विकास के साथ ही ये पॉइंट पूरा होता है। अब हम देखेंगे पूंजी निवेश के कद के आधार पर उद्योगों के प्रकार। यहाँ पर कितने प्रकार दिए हैं। नंबर 1, लघु तथा गृह उद्योग, अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग देखने को मिले हैं। मतलब कुल कितने हो गए, 5 प्रकार, जिसमें इन प्रकारों में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, लघु तथा गृह उद्योग। अब लघु तथा सामान्य रूप से परिवार के सदस्य अति साधारण औजार, बिजली यंत्र के बिना नहिवत सामान से यह उद्योग चलता है, जैसे खादी, पापड़ा, खाखरा, अगरबत्ती इत्यादि जो उद्योग हैं यह गृह उद्योग है। अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग। अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग की परिभाषा एकदम सरल है। इस प्रकार के उद्योगों पर संपूर्ण श्रम प्रधान पद्धति है। 25 लाख से कम पूंजी निवेश किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अत्यंत छोटे पैमाने के उद्योग, जैसे धातु, चमड़ा, मिट्टी इत्यादि। उसके बाद है छोटे पैमाने के उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग में जिन उद्योगों में रुपया 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम पूंजी निवेश किया जाए, ऐसे उद्योगों को छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, जैसे कि औजार, वाहनों की मरम्मत, उपभोग इत्यादि का समावेश होता है। मध्यम पैमाने के उद्योग, जिन उद्योगों में रुपया 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम पूंजी निवेश किया गया हो, ऐसे उद्योगों को मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं, जैसे यंत्र, रंग, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक साधन से संबंधित यह उद्योग है। ठीक है। अगला पॉइंट है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग में आप देख पाएंगे कि जिन उद्योगों में रुपया 5 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश हुआ हो, जिन उद्योगों में रुपया 5 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश हुआ हो, ऐसे उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है, जैसे रेलवे के साधन, बड़े वाहन, लोहा इत्यादि के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब हम विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखेंगे मालिकी के आधार पर उद्योगों के प्रकार। मालिकी के आधार पर उद्योगों के प्रकार में सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे विभागीय उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त पूंजी कंपनी, निजी क्षेत्र के उद्योग दूसरा पॉइंट है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, फिर उसके बाद चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ये 4 प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। सबसे कम टाइम में पाठ 10 का पूरा वीडियो आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, सिर्फ 24.10 सेकंड में, 24 मिनट 10 सेकंड में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो यदि उत्पादित इकाई की मालिकी और संचालन सरकार के द्वारा हो तो उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे रेलवे, टेलीफोन, डाक इत्यादि का समावेश इसमें होता है। मतलब जो संचालन सरकार करे, सार्वजनिक क्षेत्र है वह। दूसरा है विभागीय उद्योग। तो सरकार कई औद्योगिक इकाइयों को अपनी प्रत्यक्ष देखरेख के निगरानी के अंतर्गत रखती है, उसे विभागीय उद्योग कहते हैं, जैसे रेलवे, डाक इत्यादि उसके उदाहरण दिए हुए हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे सार्वजनिक निगम। क्या देखेंगे, सार्वजनिक निगम। जिन इकाइयों की मालिकी केंद्र और राज्य की हो किंतु संचालन स्वतंत्र रूप से निगम द्वारा हो, उसे सार्वजनिक निगम कहते हैं। जीवन बीमा निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट निगम, एयर इंडिया इत्यादि का इसमें समावेश होता है। अगला पॉइंट है संयुक्त पूंजी कंपनी। जिन इकाइयों का संचालन सरकार निजी क्षेत्र की तरह प्रवर्तमान कंपनी कानून के अनुसार करती है, उसे संयुक्त पूंजी कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऑयल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे ONGC शॉर्ट में हम कह सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आप वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। कम टाइम में पूरे पाठ का निचोड़ आपके सामने। मुख्य रूप से दूसरा पॉइंट है निजी क्षेत्र के उद्योग। जिन औद्योगिक इकाइयों की मालिकी और संचालन निजी हो उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे कार, टीवी, जूता, चप्पल बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं उनका समावेश निजी क्षेत्र के उद्योग में होता है। मतलब जो व्यक्तिगत रूप से कंपनी चलाता हो वह उसकी कंपनी है ऐसा। तीसरा पॉइंट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
के अंतर्गत संयुक्त पूंजी इकाई और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर है एवं पीढ़ियों में 51% से अधिक प्रमाण देती है, जैसे कि जीपीएस। अगला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चौथा, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र में छोटे मालिक, श्रमिक और ग्राहकों का शोषण रोकने तथा सभी को लाभदायी हो, इस उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है, जैसे इफ़को और क्रिविको। मोस्ट एमपी है, बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा भी गया था। अगला पॉइंट है उत्पादित वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर यहाँ पे प्रकार दिए हैं, 2 प्रकार दिए हुए हैं। नंबर 1, उपभोग की वस्तु। जिन वस्तुओं से लोगों की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके उसे उपभोग की वस्तु कहते हैं, जैसे घी, तेल, साबुन, शैम्पू, पाउडर इत्यादि। ये सारी वस्तुएं लोग प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है अर्ध तैयार वस्तु। जिन वस्तुओं का उत्पादन मध्यवर्ती स्वरूप हो उसे अर्ध तैयार वस्तु कहते हैं, जैसे सूत मतलब धागा, लोहे की चद्दर, यंत्र। ठीक है, ये अर्ध तैयार है, ना कच्चा माल है ना तैयार माल है, बीच में जो आता है वह वस्तु है, इसलिए इसे अर्ध तैयार वस्तु कहा जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वह पूर्ण रूप से तैयार होगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। नंबर 1 है राज्य की मालिकी के साहस। नंबर 2, निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन। नंबर 3, आयात शुल्क। नंबर 4, तकनीकी कौशल तालीम। नंबर 5, आर्थिक सहायता। नंबर 6, आधारभूत सुविधा। और नंबर 7 जो दिया हुआ है विभिन्न संस्थाओं और नीतियों की रचना। पहला पॉइंट हम देखेंगे राज्य की मालिकी के साहस। तो सरकार द्वारा आधारभूत एवं चाबीरोग उद्योगों की रचना की जाती है। उद्योगों में खूब अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर साहस वृत्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी लगाना सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा मिल जो है, कंपनी जो है, उसके मालिक कम होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र के उद्योगों को चालू करने तथा सफल संचालन के लिए अनेक प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार उन्हें कम टैक्स पे सस्ती ज़मीन, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा देकर ऐसे उद्योगों को चालू करवाती है। तीसरा पॉइंट है आयात शुल्क मतलब कर, कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो अब सरकार यहाँ पर क्या करती है, आयात शुल्क अर्थात आयात होने वाली चीज़ वस्तु को लगने वाला कर। जो आयातित वस्तु है दूसरे देश से हमें मंगवाना पड़ता है, उस पर अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो सरकार उसका टैक्स क्या करती है, कम करती है, ताकि अपने देश में उस वस्तु का वितरण हो सके। चौथा पॉइंट है तकनीकी कौशल और तालीम। उदारीकरण और वैश्वीकरण के समय में स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिके रहें, उन्हें सफलता प्राप्त हो। सरकार ऐसे उद्योगों के मालिकों को टेक्निकल और व्यावसायिक तालीम प्रदान करके उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर अर्थतंत्र में टिके रहने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है। क्योंकि जब तक लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा वो कोई भी कार्य करेंगे, कार्य में असफलता देखने को मिलेगी और जिससे उनका कार्य क्या होगा, बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसे व्यवसाय को, ऐसे टेक्निकल जानकारी को, तालीम को प्रशिक्षण देने का कार्य सरकार स्वयं निजी क्षेत्र के लोगों को करती है और उन्हें सिखाती है, जिससे वे अपने तालीम के तहत देश में विकास कर सकें। पांचवा पॉइंट है आर्थिक सहायता। तो यहाँ पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सस्ती ज़मीन, बिजली, पानी, टेलीफोन उपलब्ध करवाया जाता है, सरकार उपलब्ध करवाती है ताकि लोग उसका उपयोग सरलतापूर्वक कर सके। ये आर्थिक सहायता सरकार कंपनी मालिकों को देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने जैसे बताया सबसे कम टाइम में सिर्फ 24 मिनट में पूरा पाठ का निचोड़। छठा पॉइंट है आधारभूत सुविधा। उद्योगों के विकास के आधारभूत सुविधा जैसे कि सड़क, रास्ते, बिजली, पानी, बैंक, बीमा, गटर व्यवस्था जैसी अनेक सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, जिससे कंपनी मालिक का खर्च कम हो जाता है और वो कंपनी को लंबे समय तक चलाने के लिए उसके अंदर साहस जगता है। साहस बढ़ेगा तो कंपनी लंबा चलेगा। कंपनी मालिक का बार बार खर्च होता रहेगा, कंटाल जाएगा और घाटा होने लगेगा, इसलिए वो कंपनी बंद करके दूसरे व्यवसाय या दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से
आप वीडियो के साथ बने रहें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कम टाइम में पूरा निचोड़ नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर से देखकर आप आराम से उतार कर लिख भी सकते हैं, इतना टाइम है। ठीक है, अगला पॉइंट है 7वां, विभिन्न संस्थाओं और नीतियों की रचना। देखेंगे, सरकार विभिन्न औद्योगिक नीतियों की रचना करके समय अनुसार क्या करती है, परिवर्तन करके उद्योगों को मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। जैसे IDBI, SIDBI, ICICI, FCI, LIC और GIC इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कानून लगते हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट कम लगता है, बैंकिंग एक्ट लगता है, कंपटीशन एक्ट की रचना की जाती है। अगला पॉइंट है मोस्ट IMP, विशिष्ट आर्थिक विस्तार। तो विशिष्ट आर्थिक विस्तार को अंग्रेजी में सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल 1 अप्रैल 2000 से शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है पूंजी निवेश का सर्जन करना। और इसके साथ साथ यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक विस्तार में कर मुक्त विस्तार तैयार किया गया है, जहाँ पे टैक्स ना लगे। विशिष्ट आर्थिक विस्तार में उपयोग किन देशों में होता है? चीन, भारत, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपाइंस, रसिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का उपयोग किया जाता है। ये देशों के नाम हैं। इन देशों में विशिष्ट आर्थिक विस्तार की उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से अनेक देशों में भी इसका बढ़ावा देखने को मिल रहा है। भारत में 8 विशिष्ट आर्थिक विस्तार की स्थापना की गई है। 8 के नाम मैं बोल रहा हूँ। सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरल, कंडला सूरत गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फालता पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश में होते हैं। इसके अतिरिक्त 18 विशिष्ट आर्थिक विस्तारों की रचना करने का प्रावधान रखा गया है और इन तमाम प्रकार के विशिष्ट आर्थिक विस्तारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कुल मिला जुला के भारत में अभी 8 विशिष्ट आर्थिक विस्तार हैं, 18 की प्रावधान रखे गए हैं और सबका देख रेख कौन करता है? नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। 5 नंबर से लेके 3 नंबर तक पूछा जाता है। आप ध्यान से देखें, छोटे पैमाने के उद्योग पिछले 10 दशकों के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील रहे हैं। वास्तव में जिन उद्योगों में 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम पूंजी निवेश किया गया हो, ऐसे उद्योगों को छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है। समान रूप से इस उद्योग श्रम प्रधान पद्धति का भी उपयोग होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर वर्ग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इस तरह से ये छोटे पैमाने के उद्योगों में हम अब अगला पॉइंट देखेंगे। महत्व के सबसे पहले जो मुद्दे दिए हुए हैं, पहला पॉइंट दिया है रोजगार सृजन, दूसरा उत्पादन वृद्धि, तीसरा उत्पादन इकाई में वृद्धि, चौथा निर्यात, पांचवा श्रम उत्पादन पद्धति, छठा विदेशी पूंजी की बचत, सातवां कम समय अवधि, आठवां संतुलित प्रादेशिक विकास, नौवां विकेंद्रीकरण और 10वां लास्ट ऊंचा विकास दर। और इसी के साथ पाठ आपका हो जाएगा पूरा। ये 10 पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 10 पॉइंट के साथ पाठ पूरा और सबसे कम टाइम में चैलेंज करता हूँ 24 मिनट में पाठ पूरा आप देखें और सुने और इसके प्रश्न उत्तर याद करें। पहला पॉइंट है रोजगार सर्जन। आप देख सकते हैं कि रोजगार सर्जन में छोटे पैमाने के उद्योगों में बड़े पैमाने के रोजगार के सर्जन की संभावना रहती है। 1994-95 में छोटे पैमाने के उद्योगों में 191.40 लाख लोगों को रोजगार मिला। 2001-2 में 249.33 लाख हो गया। 2011-12 में 1012.59 लाख लोग को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र बन गया। दूसरा पॉइंट है उत्पादन वृद्धि। समान रूप से बड़े पैमाने के उद्योग यंत्रों का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? यंत्रों का। अब आप देख सकते हैं कि 1994-95 में 1,22,154 करोड़ का उत्पादन देखने को मिला, जो 2001-2 में बढ़कर 2,82,270 करोड़ हो गया और 2011-12 में बढ़कर 18,34,000 जो है 332 करोड़ देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन इकाई में वृद्धि। उत्पादन इकाई छोटे पैमाने के उद्योग देश को अनेक प्रकार से लाभ देते हैं, जैसे कि 1994-95 में 79.60 लाख छोटे पैमाने के उद्योग थे। 2011-1-2 में
जो है 105.25 लाख हो गए। 11-12 में बढ़कर 447.73 लाख हो गए, जो यह दर्शाता है कि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास भारत में तीव्र औद्योगिकरण के लिए द्योतक है। मतलब कि छोटे पैमाने की इकाइयाँ होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाता है। अगला पॉइंट मतलब चौथा क्या, निर्यात। ठीक है, तो निर्यात की अगर हम बात करें तो भारत के द्वारा जो निर्यात की जाती है उसे छोटे पैमाने के उद्योगों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत में 1994-95 में 29.068 करोड़ का निर्यात हुआ। 2001-2 में बढ़कर 71,000 जो है 244 करोड़ का हो गया। 2006-07 में 1,87,600 करोड़ का देखने को मिला। अगला पॉइंट है पांचवा, श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति। उत्पादन पद्धति के यहाँ पे 2 प्रकार दिए हुए हैं, श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति और पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। तो जिसमें पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति में उत्पादन सामान्य रूप से पूंजी आधारित होती है, जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है। विपरीत श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति में उत्पादन श्रम पर आधारित होता है, पैसे जहाँ लग रहे हैं उसे पूंजी कहते हैं, उसे पूंजी प्रधान कहते हैं। श्रम मजदूर जहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हों वहाँ पे क्या होगा, श्रम प्रधान कहते हैं। नंबर 6, विदेशी पूंजी की बचत। छोटे पैमाने के उद्योग भारत जैसे देश के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। विदेशी पूंजी के खर्च में कटौती की जाती है। अगला पॉइंट है 7वां, कम समय अवधि। छोटे पैमाने के उद्योग अत्यंत कम समय अवधि में शुरू किए जा सकते हैं। इन उद्योगों में पूंजी निवेश और उत्पादन के बीच अत्यंत कम समय अंतराल खूब उपयोगी सिद्ध होता है। कम उपयोगी सिद्ध होने से इस प्रकार का अत्यंत समय अवधि में उत्पादन कार्य शुरू हो जाने के कारण देश में जिन चीज वस्तुओं की कमी है उनका उत्पादन अत्यंत कम समय में किया जा सकता है। ऐसा जो है मददगार यह उद्योग के द्वारा होता है। 8वां पॉइंट है संतुलित प्रादेशिक विकास। बड़े पैमाने के उद्योगों के सामने छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी साधन कम संसाधनों के द्वारा आसानी से शुरू भी किया जा सकता है। किसी भी देश प्रदेश या जगह पर शुरू किया जा सकता है। धनिक और गरीब, विकसित अल्पविकसित देश असमानता को कम करने के लिए ये उद्योग सहायक होते हैं। 9वां है मोस्ट आईएमपी विकेंद्रीकरण। बड़े पैमाने के उद्योग समाज के अत्यंत धनिक वर्गों के पास है, अल्प लोगों के पास है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कंपनियां जो हैं उसके मालिक बहुत कम है, लेकिन उसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग। जिन बिना उपयोग में लिए गए संसाधनों का उपयोग बढ़ने से देश में कुल उत्पादन बढ़ता है, परंतु ऐसा साधन जिनका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ हो, जो उन्हें रोजगार मिलने पर आय प्राप्त होने लगते हैं, जिससे संपूर्ण देश में उत्पादन में लाभ समान प्रमाण में बढ़ जाता है, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण की परिभाषा बोर्ड में कई बार पूछी गई है, आप स्क्रीन से देखकर लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ऊंचा विकास दर। ऊंचा विकास दर। बड़े पैमाने के उद्योगों में विपुल प्रमाण में पूंजी का उपयोग होता है, जिससे इनमें लाभ का स्तर भी कैसा होता है, ऊंचा देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप देश में कुल उत्पादन और कुल आय में बढ़ोतरी दिखाई देती है। छोटे पैमाने के उद्योग द्वारा सतत ऊंचा विकास देखने को यहाँ पर मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 24 मिनट के अंदर पाठ 10 औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर पूरा होता है। आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अगर किसी भी प्रश्न या किसी भी पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न का आंसर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से आंसर दिया जाएगा, ताकि आपका रिजल्ट बिगड़े नहीं और बहुत अच्छी तरह से बना रहे। ठीक है, आपके अच्छे नंबर आए, इसी शुभकामना के साथ यहाँ पर अब विराम लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।